नमस्कार। विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश में दो बैठकें होने वाली हैं। एक बैठक प्रस्तावित है बिहार में, जो नीतीश कुमार को जिसका आयोजन नीतीश कुमार को करना है, और दूसरी बैठक प्रस्तावित है दिल्ली में, जिसका आयोजन कांग्रेस पार्टी को करना है। अब सवाल है कि ये दोनों बैठकें होंगी या एक ही बैठक होगी जिसमें सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा होंगे। अब ये यक्ष प्रश्न की तरह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि वो किसी तरह से कमान में रहे और विपक्ष की नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास हो रहा है उसमें उसकी भी भूमिका रहे। अभी तक तो क्या है कि तमाम जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उसी के नेता प्रयास कर रहे हैं। जो संघीय मोर्चा बनाने की बात हो रही है, या जो एक भाजपा विरोधी तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है, दूसरा मोर्चा माफ करिएगा, उसका प्रयास जो है विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। दूसरा मोर्चा बनाने का भी, तीसरा मोर्चा बनाने का भी, वो सब प्रयास विपक्ष की प्रादेशिक पार्टियां कर रही हैं। कभी नीतीश कुमार वो प्रयास करते दिख रहे हैं, कभी ममता बनर्जी करती हैं, कभी के चंद्रशेखर राव करते हैं, कभी के स्टालिन करते हैं। ये सारे नेता किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ये प्रयास किया था और उन्होंने भी 7-8 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके और किसी एक मुद्दे पर सहमत होने और एक जगह बैठने की प्लानिंग की थी। तो अब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये बैठकें होती रहती हैं। अभी दो बैठकें प्रस्तावित हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मई में ही ये दोनों बैठकें हो सकती हैं। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने गए थे कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले और उसके बाद लखनऊ आकर के उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के समय उनको ममता बनर्जी ने कहा कि वो जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष की तमाम पार्टियों को एकजुट किया था, उसी तरह की भूमिका नीतीश कुमार निभाएं, और जिस तरह से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करें। ये आइडिया नीतीश कुमार को जचा है। हो सकता है पहले इसके बारे में बात भी हुई हो, लेकिन ये मीडिया के सामने जब दोनों आए मुलाकात के बाद, जिसमें नीतीश कुमार और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और ममता बनर्जी थी, तब ये बात हुई थी। और उसके बाद पटना में जब पत्रकारों ने पूछा नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा आइडिया और ये विचार उनके दिमाग में है, लेकिन अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है जिसमें कुछ पार्टियों के नेता उधर बिजी हैं। वो चुनाव खत्म होता है, उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा, इस बैठक की तैयारी, उसके बाद इसके बारे में काम होगा, इस बैठक के बारे में। और इसके पहले कांग्रेस की तरफ से ये खबर आई थी कि वो दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों की एक बैठक कराना चाहती है। अब इन दोनों पार्टियों के प्रयास में कुछ कमी है और इन दोनों का कुछ एडवांटेज है, दोनों की कुछ कमी भी है। अब नीतीश कुमार का एडवांटेज ये है कि वो सभी पार्टियों को बुला सकते हैं, उनके बुलावे पर सारी पार्टियां आ सकती हैं, कांग्रेस भी जा सकती है। लेकिन ये संभव है कि अगर वो पटना में या बिहार में किसी दूसरी जगह पर, चंपारण में या नालंदा, राजगीर में कहीं अगर बैठक करते हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी न जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई और नेता रिप्रेजेंट कर सकता है, राहुल गांधी नहीं जाएंगे उनके बुलावे पर पटना या बिहार में किसी जगह पर विपक्ष की बैठक में शामिल होने। कांग्रेस के साथ डिसएडवांटेज ये है कि अगर कांग्रेस बैठक करती है तो उसमें 4 पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता हो सकता है न शामिल हो सकता है कि ममता बनर्जी शामिल होने न आए, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव, ये तीनों भी न आए। इनकी पार्टियों का कोई नेता आ सकता है, लेकिन ये नेता नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ये अभी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से ये मैसेज जाए जनता के बीच में कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष का गठबंधन बना रही है और कांग्रेस का कोई नेता, खासतौर से राहुल गांधी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने ये बात खुल करके कही है कि उनको उस गठबंधन में जाने में कोई दिक्कत नहीं है जिसमें कांग्रेस है, लेकिन उसका नेतृत्व राहुल गांधी को नहीं करना होगा। तो ये एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से संकेत दिया कि वो कांग्रेस पार्टी, जो उनकी भी पुरानी पार्टी है, उसके साथ तालमेल करने को तैयार है। हालांकि ये तालमेल वो तेलंगाना में इसी साल होने वाले चुनाव में करेंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वो उस गठबंधन में शामिल होने को तैयार है जिसमें कांग्रेस रहेगी, बशर्ते कि नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में न हो। तो ये राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व देने का मामला अभी भी कोई नहीं कह रहा है, न कोई चाह रहा है कि नेतृत्व राहुल गांधी संभालें। सबको इसके नुकसान का सबको अंदाजा है, सबको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, इसलिए कोई उसको नहीं चाहता है कि वैसा हो। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो विपक्षी एकता बनाने की बैठक होगी, वो बैठक कहाँ होगी? वो बैठक पटना में होगी या बिहार में किसी जगह पर होगी या दिल्ली में होगी? उस बैठक का नेतृत्व, उसकी सदारत नीतीश कुमार करेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे? इसका फैसला कर्नाटक चुनाव के बाद होना है। कर्नाटक का चुनाव बहुत सारी चीज़ों को बदल देगा, विपक्ष की राजनीति को भी पूरी तरह से बदलेगा।
और हो सकता है कि नीतीश कुमार ने इसी को ध्यान में रख के कर्नाटक चुनाव का रेफरेंस दिया हो और उसके बाद इस तरह के बैठक की तैयारी की बात कही हो। कांग्रेस पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि वहां चुनाव के नतीजे आए। 13 मई को वहां चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो विपक्ष की राजनीति का जो अभी का ट्रेंड है वो पूरा ट्रेंड बदल जाएगा। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, समृद्ध राज्य है और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक तरह से एक तो पहला मैसेज निकलेगा वो होगा कि दक्षिण भारत बीजेपी से मुक्त हो गया। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में बीजेपी की कोई सरकार नहीं बचेगी, वो इकलौती सरकार है और पहले भी एक ही सरकार रही है। लेकिन इस बार यह है कि किसी राज्य में उसके गठबंधन की भी सरकार नहीं रहेगी। जैसे पहले जब उसकी कर्नाटक में सरकार नहीं थी तो तमिलनाडु में उसका गठबंधन था अन्ना डीएमके के साथ और उसकी सरकार थी। एक समय उसका आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ उसका गठबंधन होता था, वहां उसकी सरकार होती थी और उसके एमपी एमएलए भी जीतते थे वहां। अब वो कोई स्थिति नहीं है। उस केरल में उसका ना कोई एमपी है ना कोई एमएलए है, तमिलनाडु में भी उसका कोई एमपी नहीं है और आंध्र प्रदेश में भी उसका कोई एमपी नहीं है और एमएलएज भी गिने चुने हैं आंध्र प्रदेश और माफ करिएगा तेलंगाना और तमिलनाडु में। तो ये अगर कर्नाटक हारती है बीजेपी तो पूरा दक्षिण भारत बीजेपी से मुक्त हो जाएगा। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का एक तरह से ये गुड बाय होगा, गुड बाय मैसेज होगा और फिर उस हिसाब से राजनीति होगी। कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात होगी क्योंकि इस साल के अंत में तेलंगाना में चुनाव होना है और कर्नाटक जीतने के बाद कर्नाटक के मॉडल पर, जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा उस मॉडल पर उस तरह से तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी और तब कांग्रेस और केसीआर का टकराव हो सकता है कि और बढ़ जाए। दोनों के बीच सुलह होने, समझौता होने और तालमेल होने की बजाय संभव है कि दोनों के बीच टकराव बढ़ जाए, विवाद बढ़ जाए और तालमेल की गुंजाइश खत्म हो जाए। यह भी संभव है। तो इसलिए कर्नाटक नतीजे के बाद चुनाव का जो विपक्षी एकता की बैठक की बात हो रही है वो बैठक बहुत सारी चीजें बदलने वाली होगी। कांग्रेस पार्टी फिर इस हिसाब से तैयारी करेगी कि उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कर्नाटक की जीत को भुनाना है और इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, जो अभी सद्भाव बन रहा था, हालांकि उस सद्भाव वो चुनाव के मैदान में वो सद्भाव नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में ज़्यादातर सीटों पर चुनाव उम्मीदवार उतार रखे हैं तो वो सद्भाव नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो वो जिस आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ेगी उसमें फिर आम आदमी पार्टी के साथ भी सुलह की गुंजाइश समाप्त होगी। तो ये आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो भारत राष्ट्र समिति है उसके साथ कांग्रेस का टकराव बढ़ सकता है कर्नाटक चुनाव के बाद और उसका ग्रहण उन विपक्षी एकता बनाने की हर बैठक पर दिखेगा, चाहे वो बैठक दिल्ली में होने की हो या बिहार में होने की हो। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं लेकिन उनके साथ उनके साथ अच्छी बात यह है कि वो कांग्रेस के साथ तालमेल बनवा सकते हैं ज़्यादातर पार्टियों का, क्योंकि उनका तालमेल, उनका सद्भाव कांग्रेस के साथ बन गया है। और याद करें कि 2015 में भी जब तालमेल हुआ था, जब वो 2013 में बीजेपी छोड़ करके निकले थे और 14 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे थे, तो उसके बाद 15 में आरजेडी कांग्रेस के साथ उन्होंने एक गठबंधन बनाया था। तब प्रशांत किशोर उनको चुनाव लड़वा रहे थे। उस समय कांग्रेस ने ही उनको गठबंधन का नेता बनवाया था। लालू प्रसाद की पार्टी, उस समय लालू प्रसाद बहुत सक्रिय थे और वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि नीतीश कुमार को नेता बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनको नेता बनवाया था और कांग्रेस इस बार फिर उनको नेता बनवा रही है क्योंकि उनका जो सामाजिक न्याय का आइडिया है, उनका जो जातीय जनगणना का आइडिया है वो कांग्रेस को जच रहा है और कांग्रेस उस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तो ये अपना एडवांटेज है कि एक वैचारिक आधार पर राजनीतिक भले चुनाव को लेकर के, चुनावी राजनीति में भले विपक्षी पार्टियों के बीच में एक दूरी हो, टकराव हो, लेकिन वैचारिक मुद्दों पर वो सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कांग्रेस को कायदे से ये कोशिश उनको करने देना चाहिए है। हालांकि वो जेपी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जेपी की तरह काम करते हैं और एक विपक्ष का गठबंधन बनवाने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस को ये कोशिश करने देनी चाहिए। और कांग्रेस को एक बैठक दिल्ली में बुलाने और अपना पावर, अपना एसर्ट करने की बजाय, कर्नाटक अगर जीत भी जाती है कांग्रेस पार्टी तो उसको विनम्रता के साथ बाकी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनकी मांग को स्वीकार करना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि लोकसभा चुनाव में वो स्थिति नहीं रहेगी जो राज्यों के विधानसभा चुनाव में है, और इस बात को कांग्रेस से बेहतर और कौन जानता है। 2018 के चुनाव में, 2018 के मई में चुनाव हार जाने के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी और साल के अंत में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इन चारों राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया था।
कर्नाटक की 28 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, मध्य प्रदेश की 29 में से एक सीट जीत पाई थी, राजस्थान की 25 में से उसको एक भी सीट नहीं मिली थी और छत्तीसगढ़ के 11 में से उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि एक चुनाव, विधानसभा का एक राज्य में चुनाव जीत जाने का ये मतलब नहीं है कि उसको लोकसभा के चुनाव के लिए उसको उसकी लहर हो जाएगी या उसको लोगों ने उसको समर्थन दे दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस बात को, नतीजे का कोई गलत इंटरप्रिटेशन करने, कोई गलत मीनिंग निकालने और उससे अति उत्साह में आने की बजाय कांग्रेस पार्टी को ये कोशिश करनी चाहिए है कि नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं विपक्षी एकता बनवाने की, वो उस प्रयास के साथ रहे और जहां भी प्रादेशिक पार्टियों के साथ उसको समझौता करना पड़े, उसको कोई अपने हित थोड़े छोड़ करके भी समझौता करना पड़े तो वो उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर वह जीत, कर्नाटक की जीत अगर उसके सिर पर चढ़ती है तो फिर वो पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।